नमस्कार। मैं हूं रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। आज बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही है, तो आज श्री नवल नारायण कथा भाग 12 नवल नारायण कथा के 12वें अंक में आप सभी प्रेमी मित्रों का स्वागत है। और मुझे पता है कि बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे होंगे बहुत सारे लोग कि नवल नारायण की कथा आगे बढ़े। तो जहां मैंने कथा को छोड़ा था, आपको याद होगा, नवल नारायण की पत्नी जो सुशीला से माया बन गई थी, क्योंकि नवल नारायण ने कहा मुझे पत्नी वाला फील नहीं आता। सुशीला कह के मां भी सुशीला और पत्नी भी सुशीला। तो सुशीला ने कहा था नाम मेरा आप कुछ भी रख दीजिए स्वामी। तो वहां से सुशीला को नवल नारायण ने कहा कि मां का नाम तो नहीं बदल सकता, पत्नी का बदल सकता हूं, तो तुमको हम माया कह देते हैं। तो नवल नारायण ने वहां से अपनी सुशीला को माया बना दिया। और वो माया अपने सेकेंड मैरिज के बाद, दोंगा में आने के बाद, उसके 8 महीने के बाद एक बेटी को जन्म देती है। जिसके बाद नवल नारायण परेशान रहने लगते हैं, क्योंकि वो विष्णु पठकवा जो बहुत ढंडल है, जो नवल नारायण का भी मित्र है, और उधर पचनामा भी जाता आता रहता है, और नवल नारायण की पत्नी माया का भी मित्र, तो वो बीच में आग लगाने का काम करता रहता था। तो उसने नवल नारायण के मन में बहुत सारी शंकाएं डाल दी। तो नवल नारायण खींचे खींचे से रहने लगे। कभी उन्हें लगता था कि बेटी मेरी है, और कभी लगता था कहीं ये माया दहेज में तो लेकर के नहीं आई। और इसी बीच में हंस जी और कंस जी आते हैं पचनामा से और लेके चले जाते हैं सुदिन सधाने के लिए। सुदिन सधाना एक रस्म होता है, उस रस्म को पूरा करने के लिए अपनी बहन को लेकर के पचनामा वापस चले जाते हैं। यहीं पे कहानी खत्म हो गई थी और 11वें अंक की समाप्ति वहीं पे हो गई थी, 11वें अध्याय की। क्योंकि वहीं पे मैं बाथरूम चला गया था लघुशंका करने, और जनार्दन चाचा और संजय भैया लानते भेज रहे थे। तो हमने आपको बताया ही था कि बीच में भी दीपावली आएगी, छठ आएगा, इतने अच्छे अच्छे त्योहार आएंगे। इस बीच में क्या नवल नारायण जैसे घटिया आदमी की कहानी सुनिएगा? ये तो अच्छा नहीं लगेगा ना। नवल नारायण जैसे भड़वे आदमी की कहानी अच्छे त्योहारों में नहीं सुनना चाहिए। तो त्योहारों के बीच नवल नारायण जैसे छिछोरे, एक नंबर के दोगले, झूठे और सब तरह के गुनाहों के रक्षक संरक्षक, ऐसे इंसान की कहानी हमने बतानी बंद कर दी थी, ताकि भावों की पवित्रता त्योहारों के अंदर आपके अंदर भी बनी रहे और मेरे अंदर भी बनी रहे। तो अब आज देवोत्थान एकादशी है। सभी सोए हुए देवता लोग जाग गए हैं। तो जब सोए हुए देवता लोग जाग जाते हैं तो राक्षसों का विनाश जरूरी होता है ना। तो नवल नारायण जैसे कमीने राक्षस का भी विनाश हो, उसको ज्यादा से ज्यादा लोग लानते भेज सकें, इसके लिए हम नवल नारायण की फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं अब। क्योंकि देवता लोग जाग जाते हैं तो राक्षसों के मन में पीड़ा पैदा हो जाती है, राक्षसों के मन में तकलीफ होने लगता है। तो जब तक ये देवता लोग शयन कक्ष में थे, शयन कर रहे थे, तब तक शुभ काम वर्जित थे और असुरों की शक्ति बढ़ी हुई थी। अब देव शक्तियां प्रबल हुई और आसुरी शक्तियां यहां से उनका नुकसान होगा और उनकी शक्तियां कम होगी और उनको कष्ट मिलेगा। तो इस आसुरी शक्ति की कहानी हम आपको
अब सुनाते हैं नवल नारायण की। तो जैसे ही हम लौट के आए तो संजय भैया और जनार्दन चाचा ने ताली पीट करके हमारा स्वागत किया और कहा, रंजन बाबू लघुशंका से आ गए हैं तो आगे की कहानी बताइए। वो हंस और कंस तो ले करके चले गए हैं नवल नारायण की पत्नी को और नवल नारायण की उस बेटी को, अब आगे क्या होता है। तो नवल नारायण के जीवन में उनका जो रूटीन काम था वो करते रहे। हमने आपको बताया ही था। नवल नारायण के कई ठिकाने थे गदाईपुर गांव में, और वो शीतल प्रसाद, जिसका स्वभाव बड़ा शीतल था, मित्तल प्रसाद नाम उसका था, जिसका स्वभाव बड़ा शीतल था, तो लोग उसको शीतल प्रसाद भी कहने लगे थे। और वो महेंद्र लाल और वो बुच्ची साव, इन सब के यहां, और इसके अलावा भी कई ठिकाने थे जहां नवल नारायण अपने रूटीन के काम में लगे हुए थे। उनकी दिनचर्या और फ्री हो गई थी जब घर में माया भी नहीं थी और बेटी भी चली गई थी, तो बिल्कुल एकदम उच्छृंखल भाव से, एकदम मुक्त होकर के पूरी तरह से, और वो अपनी रासलीला में लगे हुए थे। इस बीच में क्या होता है कि दत्त बाबू की पत्नी, दत्त बाबू की जो सुशीला हुई, नवल नारायण की मां, वो फिर से पेट से रह जाती है और धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतते बीतते 6-7 महीने का समय गुजर जाता है। तो उधर से हंस जी की एक चिट्ठी आती है दत्त बाबू के पास। उस चिट्ठी में लिखते हैं कि अब आप अपनी बहू को लिवा जाइए, सुदिन सधाने वाला काम पूरा हो गया, और आपको पता है कि मैं यहां रहता नहीं हूं पचनामा में, और हमारा छोटा भाई कंस बहुत छोटा है, और गांव घर के लोग कितना सहयोग करेंगे। 2 बार आपकी पोती यहां बीमार पड़ चुकी है, और जिसका इलाज कराने के लिए गांव में डॉक्टर उपलब्ध नहीं था, तो मखदुमपुर तक जाने की नौबत आ गई थी, फिर जहानाबाद भी ले जाने की नौबत बीच में आ गई थी। तो ये सब काम में गांव वालों ने हेल्प किया, गजानन चतुरानन मिश्र ने हेल्प कर दिया, रतन मिश्र ने हेल्प कर दिया, लेकिन ये लोग कब तक करेंगे। तो आप अपनी बहू को आकर के लिवा जाएं अपने गांव गदाईपुर, नवल नारायण को भेजिए, या आप खुद आइए लिताहर लेकर के और इनको ले जाइए। तो दत्त बाबू ने नवल नारायण से कहा कई बार कि जाइए और अच्छा दिन मुहूर्त देख के मैं बता देता हूं और जाकर के लिवा लाइए, लेकिन नवल नारायण बिल्कुल जाने को तैयार नहीं हुए। नवल नारायण ने कहा कि पचनामा में हुई मुझे अपनी बेइज्जती याद है, और मैंने कसम खाई है कि मैं बिल्कुल भी पचनामा नहीं जाऊंगा, किसी हाल में नहीं जाऊंगा, तो मैं नहीं जाता लिवा लाने के लिए, चाहे आपको जो करना हो वो करिए। अब दत्त बाबू निरुत्तर हो जाते। नवल नारायण किसी तरह से जाने को तैयार ही नहीं थे। तो जनार्दन चाचा ने पूछा, नवल नारायण को अब भी उनको याद था पचनामा वाली बेइज्जती। मैं बोला, बिल्कुल जनार्दन चाचा, नवल नारायण को जो उल्टे पांव भगाया था ना हंस जी ने, और जिस तरह विदाउट टिकट ट्रेन से भाग के आए थे, पुलिस भी पीछे टीटी को देख करके भागे थे पुलिस के डर से, तो बेइज्जती नवल नारायण भूल नहीं पा रहे थे। और उन्होंने उस दिन कसम खाई थी कि अब मैं पचनामा गांव हरगिज नहीं जाऊंगा। तो कितना भी कहते दत्त बाबू कि जाओ नवल लिवा करके ले आओ, तो नवल नारायण जाने को तैयार ही नहीं थे। इस बीच में हंस जी की फिर 2 महीने बाद दूसरी चिट्ठी आती है, बीच में 8 महीने गुजर जाते हैं। उसमें हंस जी लिखते हैं कि आप लोग क्यों नहीं लिवा जा रहे हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा, आपको हमारी मजबूरी नहीं समझ आ रही है, आपको अपने परिवार की चिंता भी नहीं है, अपनी पोती की भी चिंता नहीं है, उस बाप को अपनी बेटी की भी चिंता नहीं है। हम कह रहे हैं कि यहाँ गांव में अक्सर बीमार पड़ जाती है और यहाँ दिखाने के लिए डॉक्टर नहीं है, बीच में दरधा नदी पड़ता है, वो नदी में भी उफान रहता है, पानी रहता है भरा हुआ, तो कई बार नदी पार करके जाना भी मुश्किल हो जाता है।
तो ऐसे में कुछ हो हवा जाएगा तो फिर आप कहेंगे कि वहां उन लोगों ने केयर नहीं किया। और जब हम आपको कह रहे हैं बार बार कि यहां से लिवा जाइए, सुदिन का काम हो गया, तो आप दोनों बाप बेटे पता नहीं आपकी मोटी चमड़ी कैसी है कि आप लोग लिवाने भी नहीं आ रहे। तो इस चिट्ठी से दत्त बाबू के ऊपर यह प्रभाव पड़ा कि दत्त बाबू ने ठान लिया कि अब हमको बहू को लिवाने जाना पड़ेगा, क्योंकि बड़े कड़े शब्दों में हंस जी ने चिट्ठी भेजी थी दत्त बाबू को। तो दत्त बाबू ने फिर से नवल नारायण को कहा, नवल जाओ लिवाने जाओ और अपने छोटे भाई बिलुआ को भी ले जाओ, दोनों भाई मिलके जाकर के लेके आ जाओ। तो नवल नारायण कहते हैं जाना तो उनको ऐसे ही नहीं था नवल नारायण को, और नवल नारायण तो दुष्ट प्रवृत्ति के ऐसे ही हैं। तो संजय भैया कहते हैं हाँ रंजन बाबू ये बात तो आप सही कह रहे हैं, नवल नारायण की प्रवृत्ति ही दुष्ट है। तो दुष्ट की प्रवृत्ति है वो बहाना कोई खोज लेता है। तो मैंने कहा हाँ संजय भैया, तो वैसे ही नवल नारायण यहाँ पे एक बहाना खोज लेते हैं और कहते हैं कि मैं जाके वहां बताऊंगा क्या कहूंगा कि मेरी मां पेट से है इसलिए मैं लिवाने आया हूं अपनी माया को। क्योंकि दत्त बाबू ने एक बहाना यह भी बताया नवल नारायण को लिवा लाने के लिए कि अब तुम्हारी मां 8वें महीने में है, अगले महीने उसका प्रसव होने वाला है, तो देखभाल के लिए घर में कोई चाहिए, इसलिए बहू का होना जरूरी है। तो जनार्दन चाचा हंसने लगे। तो मैंने कहा जनार्दन चाचा आप क्यों हंस रहे हैं? तो जनार्दन चाचा ने कहा रंजन बाबू ये कहानी का जो ये बड़ा शानदार पॉइंट है, ऐसे तो आप पहले ही कहे थे कि इन दोनों के खानदानों में ये बड़ी ही साम्यता है, वो अब साम्यता दिख रहा है। तो मैं बोला बिल्कुल जनार्दन चाचा, दत्त बाबू के खानदान में बहू चाहिए जो अपने सास को प्रसव गृह में संभाल सके, और यही हाल उधर हंस जी के घर में भी था। हंस जी की पत्नी भी प्रसव गृह में, हंस जी की माता जी जब प्रसव गृह में रहती थी तो संभालती थी, कई बार संभाल चुकी थी। और वही हाल इधर दत्त बाबू के यहां था कि उनकी पत्नी प्रसव गृह में जाने वाली है, उसके पहले भी बहू एक को संभाल गई थी, जो दोनों बच्चे बचे नहीं थे, मर गए थे। और फिर अभी 1 साल होने ही वाला था, बीच में अभी 1 साल भी नहीं हुआ, बीच में भी 8-9 महीने हुए ही हैं कि फिर से संभालने की नौबत है। और दत्त बाबू कह रहे थे नवल नारायण को कि जाओ जाकर के लिवा लाओ, और एक बहाना वो ये बता रहे थे। तो नवल नारायण ने यह कह के काट दिया कि मुझे तो शर्म आएगी ये बताते हुए कि मेरी मां प्रसव गृह में है और उसको संभालने के लिए मुझे अपनी दुल्हन को ले जाना है, इसलिए मैं दुल्हन को अपने लिवाने आया हूं। सो मैं तो नहीं जाने वाला, अन्ना मैं बिलुआ को ले जाने वाला हूं। तो दत्त बाबू परेशान हो गए और दत्त बाबू ने सोचा कि नवला तो जाएगा नहीं, तो फिर वो चंद्रदीप साव से, जो उनके बचपन के मित्र भी थे और पड़ोसी भी थे और गाहे बगाहे उनकी हर समस्या का वो समाधान भी करते थे, तो चंद्रदीप साव के पास पहुंचते हैं दत्त बाबू और उनसे अपनी समस्या बताते हैं। तो चंद्रदीप साव कहते हैं कि तका करिएगा, चलिए हम लोग लिवा लाते हैं, दोनों समस्या का समाधान हो जाएगा ना। उधर हंस जी परेशान हैं कि वहां छोटी सी बच्ची बीमार पड़ती है तो उसको दिखाने के लिए कोई डॉक्टर नहीं मिलता पास में, गांव में डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, गांव में केवल एक रतन ही थोड़ी बहुत डॉक्टरी करता है पचनामा गांव में, और मखदूमपुर तक जाने का कोई साधन उनको नहीं मिलता। और जब बच्ची बीमार पड़ती है तो बीच में नदी भी आता है, वो भी बाधक हो जाता है, नदी में पानी होता है तो जाने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता है, और उनके घर में कोई वहां पे मर्द रहता भी नहीं है, तो पास पड़ोस के लोग कब तक हेल्प करेंगे। तो चंद्रदीप साहब थोड़े समझदार आदमी थे, उन्होंने बताया कि हंस जी गुस्सा भी करके चिट्ठी लिखे हैं ना, और ये लिखे हैं कि आप दोनों बाप बेटा का चमड़ी बहुत मोटा है, तो सही है लिखे हैं। से उनका भी मजबूरी सोचिए, वो भी गांव में नहीं रहते हैं, दूर रहते हैं अपने नौकरी के कारण, और उनके घर में कोई और बड़ा है नहीं, कोई और पुरुष सदस्य है नहीं, उनके पिताजी कुछ करते नहीं हैं, ये सब जिम्मेदारी संभालते नहीं हैं, तो गांव घर के भरोसे कब तक छोड़ेंगे। और आपको अपना परिवार को ले भी आना चाहिए। और साथ में चंद्रदीप साहब ने यह भी समझाया कि आपको अपने परिवार की जरूरत भी है, क्योंकि अब आपकी पत्नी अगले महीने से
कुछ भी काम करने के लायक स्थिति में रहेगी नहीं, और प्रसूति गृह में उसको संभालने वाला भी कोई होना चाहिए, तो बहू को आपको ले आना चाहिए। इसमें दत्त बाबू आपका भी भला है और उधर भी भला है, दोनों तरफ मान रह जाएगा। लेकिन अब नवल नारायण जाने को तैयार नहीं है, तो फिर जैसे नवल नारायण के बिना गए हम लोग दोंगा करा के ले आए थे नवल नारायण की पत्नी को, वैसे ही चलते हैं और हम दोनों जाकर के उनकी पत्नी का फिर से विदाई करा लाते हैं। तो संजय भैया बोले, वाह वाह, नवल नारायण नाटक करने में एक नंबर के उस्ताद रहे हैं ना। तो हमने कहा, संजय भैया आपको जितना नवल नारायण सीधा साधा सरल बन के समाज में दिखते हैं, नवल नारायण का एक दूसरा चेहरा है जो घर के लिए है, एक चेहरा बाहर के लिए है, एक चेहरा ऑफिस के लिए है, एक चेहरा रिश्तेदारों के लिए है। नवल नारायण के कितने चेहरे हैं ये आप तब तक समझ नहीं सकते, आप केवल नवल नारायण के उस एक चेहरे को जानते हैं जिस चेहरे से आप नवल नारायण के साथ पोस्ट ऑफिस में काम करते हुए मिले थे। जनार्दन चाचा नवल नारायण के सिर्फ उस चेहरे से वाकिफ है जो एक दोस्त के नाते मिले थे। तो इस पर संजय भैया और जनार्दन चाचा ने कहा कि सही बात कह रहे हैं रंजन बाबू, आप नवल नारायण के हर चेहरे से वाकिफ होंगे क्योंकि आप हर घंटे बदलते हुए नवल नारायण के चेहरे के गवाह रहे हैं ना। तो मैं बोला, जनार्दन चाचा और संजय भैया, मैं सिर्फ बदलते चेहरे का ही गवाह नहीं हूं, नवल नारायण के उस अंतर मन में क्या चलता था इसका भी तो गवाह हूं, जो उन्होंने 20 सालों में अपनी डायरी में लिखी है। तो केवल बदलते चेहरे ही नहीं मेरे सामने है, मेरे सामने उस आदमी के चरित्र का वह पहलू भी है जो कोई नहीं जानता, जिसे उसने सबसे छुपा करके डायरियों में दर्ज करी है। और सबको मिला जुला के आप देखेंगे तो नवल नारायण से घटिया चरित्र आपको समाज में दूसरा कोई देखने को नहीं मिलेगा। ये जो बेश्याओं के कोठे पर ये जो भाड़वे काम करते हैं, जो दलाली करते हैं उनकी, संजय भैया उनका भी चेहरा इस नवल नारायण के चेहरे से और उनका भी चरित्र इस नवल नारायण के चरित्र से कुछ ज्यादा उज्जवल आपको मिलेगा। तो जनार्दन चाचा बोले कि बहुत बड़का बात आप कह रहे हैं रंजन बाबू। मैं बोला, बिल्कुल, और पूरी प्रामाणिकता के साथ कह रहा हूं जनार्दन चाचा, और ये पूरी कहानी मैं आपको सुनाते हुए समझाऊंगा। वो जो बेश्याओं के कोठे पर दलाली करते हैं उनकी भी एक इज्जत होती है, वो भी कुछ लोगों को बख्श देते हैं, उनका भी एक परिवार होता है जिस परिवार को वो दांव पे नहीं लगाते। लेकिन ये नवल नारायण इस दुनिया में किसी भी आदमी का सगा नहीं हो सका। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नवल नारायण ने ठगा नहीं। नवल नारायण ने पूरी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अपनी मर्जी, अपनी खुशी के लिए जी है, और उसके लिए समाज के सारे नैतिक नियमों को उसने ठेंगा दिखाया है। ये मैं आगे आपको पूरी कहानी बताते हुए नवल नारायण के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सब घटनाओं के साथ बताऊंगा। तो जनार्दन चाचा ने कहा कि रंजन बाबू, ये तो समझ में आने लगा है हम लोगों को, जब आप नवल नारायण के बचपन से लेकर अब तक का चरित्र जितना समझाए हैं, इससे भी समझ में आने लगा है कि नवल नारायण जैसा दोगला आदमी ढूंढना शायद समाज में मुश्किल काम है। ऐसे तो समाज में दोगलों की फौज भरी पड़ी है, लेकिन नवल नारायण के जैसा दोगला आदमी ढूंढना सच में मुश्किल काम है। तो संजय भैया बोले, इसके आगे की कहानी बताइए रंजन बाबू। तो हमने उन्हें बताया कि एक दिन तारीख तय करके एक चिट्ठी लिख दी जाती है हंस जी को, और उस दिन तारीख पर चंद्रदीप साहु के साथ दत्त बाबू पहुंचते हैं नवल नारायण की पत्नी का, अब दोंगा नहीं कहेंगे, इसको तेंगा कहेंगे, तेंगा कराने। सुदिन सधाने के बाद अब तो नवल नारायण की वो माया हो गई है जो पहले नवल नारायण की सुशीला थी। हंस जी की बहन सुशीला अब नवल नारायण की माया है। तो माया का तेंगा करा करके चंद्रदीप साहु और दत्त बाबू वापस गदाईपुर गांव लौटते हैं।
और गदाईपुर गांव लौटने तक फिर देखते हैं कि नवल नारायण का मुंह यहां फूला हुआ है, फिर नवल कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इस बार फिर सीधे दत्त बाबू जाके महेंद्र लाल के पास जाते हैं और कहते हैं, देखो महेंद्र, हम तुम ही को पुलिस में डाल देंगे, तुम हमारे घर को तोड़ने में लगे हुए हो, तुम क्यों अपने घर में नवल नारायण को छुपा लेते हो। तब महेंद्र लाल डर जाते हैं और बताते हैं कि हम छुपा नहीं लेते हैं, वो आके छुप जाते हैं, हम तो खुद ही परेशान हैं, कई बार वो हमारी मेहरारू के कमरे में छुपे हुए रहते हैं, हम पति पत्नी के बीच में तो आपका बेटा दरार डाल रहा है। ये आपको समझ में अगर नहीं आ रहा है दत्त बाबू, तो आप अपने नवल नारायण को अपने घर में अच्छे से रहना तो सिखाइए, उनको कंट्रोल करना सीखिए आप। हम तो दोस्ती निभाने के चक्कर में खुद ही मरे जा रहे हैं। तो दत्त बाबू का गुस्सा वहां से भी शांत नहीं हुआ। फिर वो मीतल प्रसाद के पास जाते हैं, जिसका स्वभाव बड़ा शीतल था, और उससे कहते हैं, देखो शीतल, अगर तुम्हारे घर में हमने किसी भी दिन नवल नारायण को सोते हुए पकड़ लिया और हमने देखा कि आपने उसको छुपा के रखा है, तो हम सीधे पुलिस में रपट लिखावेंगे, हमारे बेटा को तुम सब मित्र मंडली मिलकर बर्बाद कर रहे हो। तो मीतल प्रसाद जी ने भी वैसा ही जवाब दिया महेंद्र लाल के जैसा। बोला, देखिए पंडित जी, ज्यादा उछलिए कूदिए मत, हमारा कोई गुनाह नहीं है, आपके नवल बाबू खुद ही आते हैं और हमारे घर में घुसल रहते हैं। हम तो बाजारों से लौटते हैं तो देखते हैं कि नवल बाबू हमारे घर में घुसल हैं, हम तो मित्रता निभा रहे हैं कि नवल नारायण कुछ उल्टा सीधा कर न ले। तो उसके बाद फिर दत्त बाबू बुच्ची साहब के यहां जाते हैं, वहां भी यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। तो कुल मिलाकर के सारे दोस्तों को नवल नारायण के दत्त बाबू ये ताकीद करके आते हैं कि नवल नारायण को रात में कोई भी अपने घर में सोने नहीं देगा। तो नवल नारायण के लिए मुसीबत हो गया, अब नवल नारायण को घर में आना पड़ेगा, घर में रहना पड़ेगा। तब नवल नारायण ने इसका तरीका खोज निकाला, 2-4 दिन घर में रहे, अपनी माया से दूर दूर रहे। वो जो बेटी नवल नारायण की हुई थी, वो भी लगभग अब 1 साल से थोड़ा ही सा कम की थी, वो भी पास आती तो उसे भी दुत्कार देते, पत्नी पास आती नवल नारायण की माया तो उसे भी फटकार देते। और उधर तब तक दत्त बाबू की पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहने लगा था, तो माया की जिम्मेदारी बढ़ गई थी, घर भी संभालना है और सास का प्रसव भी संभालना है, और ऐसे में अपने रूठे हुए नवल नारायण को भी मनाना है। और नवल नारायण घर में दिन में रहते कम थे और रात में आते और दलानी पर सो जाते। तो बहुत कम समय मिल पाता था माया को अपने पति को बनाने के लिए, और कई बार जब समय मिलता था तो छोटी बच्ची के माध्यम से कोशिश करती थी माया कि पति को काबू में कर ले। लेकिन ऐसे पति को कैसे काबू में किया जा सकता है जो पर स्त्रियों में रमन करता हो, जिसका मन पर स्त्रियों में लगा हुआ हो। तो माया के ये सब दाव पेच उल्टे पड़ जाते थे। तो कुल मिलाकर के इसके बाद की परिस्थिति ये बनी कि दत्त बाबू की पत्नी ने फिर से 2 जुड़वा बच्चे को जन्म दिया, और जन्म के 3 दिन के अंदर दोनों जुड़वा बच्चे मर गए, और दत्त बाबू की पत्नी भी काफी मरणासन्न परिस्थिति की ओर बढ़ गई। तो लगभग घर में और 1 महीना लगा जब दत्त बाबू की पत्नी को उस मरणासन्न स्थिति से बाहर निकालने में, संभालने में। तो इस बीच में नवल नारायण की दिनचर्या तो ऐसी ही चलती रही जैसी चल रही थी, लेकिन माया का समय ऐसे कटा जैसे उसे न दिन सूझता हो न रात, क्योंकि इधर घर संभालनी है, गृहस्थी संभालनी है, और उधर प्रसूति गृह में पड़े हुए सास को भी संभालनी है, जो काफी बीमार हो चुकी है, जो काफी मरणासन्न अवस्था में आ चुकी है। इसमें दत्त बाबू के पिताजी, उनको एक दिन बहुत गुस्सा आया और उन्होंने बहुत लताड़ लगाई दत्त बाबू को कि तुम्हारा एक ही काम रह गया है, बस
घर में केवल बच्चा पैदा करने की मशीन बना दिया है अपनी पत्नी को। हर साल जब देखो तो तुम्हारी पत्नी प्रसव गृह में ही दिखती है, कमाना धमाना कुछ है नहीं, और वही राह पे तुम्हारा बेटा चल रहा है, और सब मिलकर नाक कटाने पे पड़े हो। और घूम फिर के दत्त बाबू को कोई आश्रय नहीं मिलता था तो पिताजी के पास जाकर के पैर पकड़ लेते थे। तो दत्त बाबू ने वहां से निर्णय लिया कि अब बार बार ये पत्नी को प्रसव गृह में भेजने वाली जो पीड़ा है, इससे पत्नी को मुक्त करने का उपाय खोजना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, नवल नारायण ही गांव में डॉक्टरी करते थे, वही गांव के झोला छाप डॉक्टर थे। तो दत्त बाबू को थक हार करके नवल नारायण से ही पूछना पड़ता है कि नवल, जब तुम दवाई लाने जाओ अरवल, तो कुछ ऐसी दवाएं भी ले आना। जनार्दन चाचा सुन के बोले, राम 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 राम, छी 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 छी। रंजन बाबू, हम का बोले, दत्त बाबू को भी लानत है, उस पिता को लानत है जो अपने बेटे से ऐसा उपाय पूछ रहा है और ऐसी दवाएं लाने के लिए कह रहा है। तो संजय भैया बोले, रियली गजब के बाप हैं भाई, दत्त बाबू गजब के बाप हैं और नवल नारायण गजब के बेटा हैं रंजन बाबू, लानत है लानत है लानत है। तो हमने पूछा, संजय भैया ये लानत किसको है, दत्त को कि नवल नारायण को? तो बोले, अरे नहीं, सबको, दत्त को भी और दत्त के पुत्र नवल नारायण को भी। ये ऐसा कहीं सुने हैं? तो मैं बोला, संजय भैया अभी आप आगे भी सुनिएगा, इतिहास दोहराया जाता है, ये इतिहास का पहला पार्ट है और यही इतिहास अगली पीढ़ी में दोहराई जाएगी, जो मैं आपको आगे कहानी में बताऊंगा। जब ये नवल नारायण की कहानी पूरी होगी तो आप देखेंगे कि आगे की पीढ़ियों में भी ये बात आएगी और ये इतिहास फिर से कभी आगे दोहराया जाएगा। जनार्दन चाचा बोले, जितना अब तक सुने हैं ना, इससे तो हमरा कभी कभी एकदम मन में इतना जोर से गुस्सा आ रहा है। तो हमने कहा, जनार्दन चाचा आपको गुस्सा आते देख करके अब हमको भी लघु शंका लग गया है, और लानत तो आप लोग भेज ही रहे हैं, तो 5 मिनट का हमको भी दीजिए ब्रेक, और आप लोग दोनों मिलकर जम करके लानत भेजिए, जिसको मन करे उसको भेजिए, दत्त जी को भेजिए या नवल नारायण को भेजिए या उन्हें हंस और कंस को भेजिए। तो जनार्दन चाचा बोले, हंस और कंस को आज लानत भेजने लायक कहानी में कुछ नहीं था। तो मैं बोला, था जिसके लिए था उसको ही भेजिए। तो बोले, नहीं, हम तो आज पूरा लानत जो है ये दत्त बाबू को भेजेंगे और ये नवल नारायण को भेजेंगे। तो संजय भैया ने कहा कि हम सब तरफ भेजेंगे, आखिर सब किरदार एक दूसरे से जुड़ लेना है, हम सबको लानत भेजते हैं, लानत है लानत है लानत है, नवल नारायण को लानत है, दत्त बाबू को लानत है, हंस और कंस को लानत है, और वो माया देवी नवल नारायण की माया, उसको तो लानत है ही। तो हमने कहा, इस कहानी में तो भी उसको लानत भेजने लायक कुछ है ही नहीं, बेचारी अपने रूठे हुए पिया को भी मना रही है और प्रसूति गृह में पड़ी हुई अपनी सास को भी देखभाल कर रही है। इस एपिसोड में नवल नारायण की माया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिसमें लानतें भेजी जाए। तो जनार्दन चाचा बोले, ठीक है रंजन बाबू, जाइए से आप लोग बाथरूम करके आइए, क्योंकि हमारे पीछे पीछे संजय भैया भी उठ गए थे, बोले हमहू ब्रेक करके आएंगे। तो जनार्दन चाचा बोले, तब तक हम वो गाना सुनते हैं शारदा सिन्हा वाला, अपना पियवा के जगावे सावर गोरिया चोड़ियों से मार मार के, ये गाना टीविया पे लगा दीजिए तो खोज के यूट्यूब में। तो हमने कहा, काहे जनार्दन चाचा आप ये गाना काहे सुन रहे हैं? तो बोले, नहीं, अब आप ऐसा ही, जब आप कहे ना कि नवल नारायण को उनकी पत्नी मना रही है, कोशिश कर रही है कि किसी तरह पिया मान जाए, तो हमको ये शारदा सिन्हा वाला गनवा याद आ गया। तो जनार्दन चाचा हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते हैं, गाना भी खूब बढ़िया गाते हैं,
अब उनको ये गाना याद आ गया, ये लाजमी है। तो संजय भैया कहे बड़ा एकदम मौका लायक गाना चुने हैं आप जनार्दन जी। तो जनार्दन चाचा हंसते हुए बोले कि क्या करे संजय, ये गाना याद आ गया इसलिए टीवी में यूट्यूब पर तब तक हम गाना देखते हैं, जब तक आप लोग बाथरूम करके आइए। तब हमने कहा अब अगला एपिसोड 13वां हम आकर के बाथरूम से सुनाते हैं आपको, तब तक आप गाना सुनिए। संजय भैया बोले इनको गाना सुनने दीजिए, चलिए रास्ता में हम आपके साथ चलते हुए लानत भेजते हुए चलते हैं। नवल नारायण तुझे लानत है, दत्त बाबू तुझे लानत है। तो हमारे व्यूअर्स भी हैं सब समझदार, उनको पता चल जाता है कि जैसे ही लानत भेजा गया माने अध्याय हो गया खत्म। तो ये 12वां अध्याय हो गया समाप्त। अब 13वां अध्याय में हम और संजय भैया वापस बाथरूम से लघु शंका करके आते हैं, तो आगे की कहानी बताएंगे कि आगे क्या होता है। तब तक जनार्दन चाचा उन्हें एकदम रमल है, टीवी पर यूट्यूब में देख रहे हैं तो शारदा सिन्हा वाला गाना, कल्पना कर रहे हैं, फील ले रहे हैं कि किस तरह नवल नारायण के लिए नवल नारायण की माया ही गाना गा गा करके मनाए रही है, अपना बलमा के जगावे सावर गोरिया चूड़ियों से मार मार के। तो संजय भैया बोले पता नहीं वती बाजी गनवा एबू किया होगा कि नहीं, नवल नारायण की माया को ये पता भी होगा कि नहीं, लेकिन जनार्दन जी एकदम मस्त हो गए हैं। तो हमने कहा जनार्दन चाचा को मस्ती लेने दीजिए, तब तक हम लोग 10 मिनट में चलते हैं, ब्रेक करके आते हैं, तब अगला कहानी सुनावेंगे नवल नारायण कथा का 13वां भाग। तो आप सभी हमारे व्यूअर्स भी हैं समझदार, आप देख रहे हैं रंजन कुमार के लिटरेरी वर्क्स। देखिए भुला जाते हैं कभी कभी, कहे के तरीके याद नहीं रहता है, कहानी कहते कहते ताराम जाते हैं। आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार, मैं हूं रंजन कुमार, आप सभी व्यूअर्स हैं समझदार। फिर जब तक मैं मिलता हूं वापस आपसे, इसका अगला अंक नवल नारायण कथा का 13वां अंक लेकर के जब तक मैं आपके पास आता हूं, तब तक के लिए आप करिए इंतजार, और आपको सप्रेम नमस्कार।